नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था हमारा, इसमें पॉलिटी का था कि भारतीय की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों आप जानते ही हैं 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। उसके बाद अगला अधिवेशन जब 11 दिसंबर को हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। देखिए, ये बड़ा फेमस केस है द केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1973 में इसका फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस फैसले के अंतर्गत ही संविधान की मौलिक संरचना क्या होगी, मौलिक ढांचा क्या होगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि संविधान की मौलिक संरचना के साथ अगर कोई भी कानून छेड़छाड़ करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द करने का अधिकार रखेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसलिए प्रस्तावना में भी, क्योंकि प्रस्तावना में भी संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये केशवानंद भारती विवाद 1973 में ये बात हुई थी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, संघ राज्य भी हम कहते हैं। अभी हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको आइडिया होगा। जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, साथ में ही है ये, तथा दमन दीव। इसके अलावा आप जाए तो पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। समझ रहे? राष्ट्रपति वहां पर, जैसे दिल्ली है, कहाँ गया, एक तो दिल्ली हो गया, एक हमारा अभी पुद्दुचेरी हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पर तो राष्ट्रपति जो है एक एक उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। समझ रहे हैं? बाकी सब जगह जो है, जैसे लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, यहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः ये सिविल, अपने जो यूपीएससी होती है ना, सिविल सर्विसेज, उनसे ये प्रशासक चुने जाते हैं। तो संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन जीने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? देखिए, हमारा भारतीय संविधान सभी को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है, किसी को भी मरने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए आत्महत्या जो है एक क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? देखिए, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें बाद में जोड़ा गया था, वैसे अनुच्छेद 39 का क, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति विधिक सहायता अगर प्राप्त करने में अपने स्तर पे प्राप्त नहीं कर सकता है तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो उस व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, बाध्यकारी तो नहीं कह सकते, सलाहकारी है ना। तो अनुच्छेद 39 क के अंदर इस बात का उल्लेख है कि व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को फ्री में, मुफ्त जो है विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होगा भारत का महान न्यायवादी जो है भारत सरकार का वकील है। भारत सरकार का क्या है? वकील है। और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है।
इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। न्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति का स्वविवेकी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा जो नाम सुझाए जाते हैं उन्हीं पर मोहर लगाता है। हालांकि नियुक्ति की बात जब भी आएगी तो आप इसमें भारत के राष्ट्रपति का ही जिक्र करेंगे। नेक्स्ट देखें, मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है। देखिए दो तरह की बातें हो जाती है, एक तो होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिमंडल, एक होती है मंत्री परिषद, एक क्या होती है मंत्री परिषद। देखिए मंत्रिमंडल जो है इसमें सिर्फ कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं या केंद्रीय मंत्री होते हैं, समझ रहे हैं। मतलब ऐसे मंत्री जो अपने अपने डिपार्टमेंट के मतलब स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, तथा इनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बहुत ही महत्व के डिपार्टमेंट होते हैं, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश, वित्त, शिक्षा, ये सारे डिपार्टमेंट है ना। तो कैबिनेट मंत्री जो भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मंत्रिमंडल कहलाते हैं। परंतु देखो जो भी ये केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले, और एक और तरह के राज्य मंत्री होते हैं जो केंद्रीय मंत्री के अंडर में रह के काम करते हैं, है ना। तो इन तीनों मंत्रियों को मिला के क्या बनती है, मंत्री परिषद बनती है। तो कैबिनेट सचिव जो है ये मंत्री परिषद का भाग नहीं है। कैबिनेट सचिव जो है वो आईएएस अधिकारी होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए नियुक्त किया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, समझ रहे हैं। और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री के संबंध में, ठीक है, पहला कथन है कि वो सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। नहीं 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 नहीं, राज्यपाल द्वारा चयनित तो कभी नहीं होता है। मुख्यमंत्री हमेशा निर्वाचित होता है। चयनित कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है और राज्यपाल उसे नियुक्ति देता है, तो राज्यपाल उसे नियुक्ति पाता है, सही है। विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही बात है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। विश्वास मत होना चाहिए, राज्य के अंदर जो है राज्यपाल के सामने बहुमत साबित करना चाहिए, सही बात है। बेसिकली ए स्टेटमेंट जो है वो मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है कि मुख्यमंत्री कभी भी चयनित नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है। इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। देखिए उत्प्रेक्षण याचिका जो है, उत्प्रेक्षण को सर्सियोरी भी कहा जाता है, उत्प्रेक्षण को सर्सियोरी भी कहा जाता है। इसका सामान्य अर्थ तो हम लेते हैं रोकने से। अगर कोई मतलब छोटा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, समझ रहे, कर रहा है, तो इमीडिएटली उच्च मतलब हायर कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि भाई आप ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप इमीडिएटली जो है ये केस हमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो उत्प्रेक्षण के अंदर ऐसा होता है। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है। देखिए सबसे कमजोर, अपने पास 4 प्रकार के ही बल होते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे कमजोर बल जो है इन चारों में अगर देखें तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्यों, आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है तब गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो आप देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जो है इतने बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह जो हमें दिखाई देते हैं वहां पे काम करता है। तो मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा कहलाएगा, फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। फिर देखिए कौन सा एक सही नहीं है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, सही बात है ये तो,
सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल यानी कि जिसका तल झुका हुआ है, ठीक है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, तभी वो लाइट फैलती है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंगों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं। सही बात है, सफेद या हल्के रंग के कपड़े जो हैं ऊष्मा का अवशोषण कम से कम करते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नहीं नहीं, इसमें ये नहीं होगा, उत्तल दर्पण वो नहीं होता है, वो अवतल दर्पण होता है। भाई आप जब कभी भी वो छोटा सा दर्पण नहीं आता है, वो डॉक्टर खासकर डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो मुंह में डाल के दांतों को चेक करते हैं, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण नहीं होता है। तो इसका आंसर फिर अपना डी हो जाएगा, क्योंकि डी मैच नहीं कर रहा है, मतलब सही नहीं है, ये कथन असत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? देखिए, आपको पता ही होगा एनोड और कैथोड है ना, एनोड हमेशा पॉजिटिव है, कैथोड हमेशा नेगेटिव है, एनोड और कैथोड। देखो, आप जब कभी भी इसको बैटरी से जोड़ के किसी विलयन में डालेंगे, है ना, आप इसको किसी बढ़िया बैटरी से जोड़ दो, है ना, और इसमें विलयन भर दो, तो क्या होता है, जैसे ही विद्युत इसमें प्रवाहित होती है, इसके अंदर जो अपना घुला हुआ है अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां तो जाके कहाँ बैठ जाती है? एनोड पे, जबकि शुद्ध धातु जो है, धातु जाके कहाँ बैठ जाती है? कैथोड पे हमेशा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्चार्ज होता है। तो इसमें सही आंसर होगा कैथोड। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं? देखिए, प्रोटॉन तो समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो ये फिर हमारे समस्थानिक हो जाएंगे। समस्थानिक जैसे आप देखो कार्बन, कार्बन 12 नेचुरली हमें मिलता है, परंतु कार्बन का एक समस्थानिक कार्बन 14 भी है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें प्रोटॉन, कार्बन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। और जब आप कार्बन 14 की बात करते हैं तो प्रोटॉन तो यहाँ पे 6 ही है, क्योंकि 6 प्रोटॉन है तभी तो ये कार्बन है। जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु इसके नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। समझ रहे? 8 होते ही क्या होता है, इसका परमाणु भार कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। तो अगर आपके किसके प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। सामान्यतः जो समस्थानिक होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर उन पर एक हल्का पदार्थ जमा हो जाता है, हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्न में से क्या होता है? देखो, कॉपर जो है तांबा के आसपास एक तो क्या होती है, नमी होती है ना, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन क्या करता है, आसपास की नमी से तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये होता है, ठीक है। जबकि कॉपर कार्बोनेट, आसपास जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है उसके साथ भी कॉपर क्रिया करता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो बेसिकली ये जो हमारी कॉपर के ऊपर यानी कि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों का ही क्या होता है, मिश्रण होता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया। भौतिक परिवर्तन को वापस रिवर्स किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, आपने सोडियम क्लोराइड का क्लिस्टरीकरण किया है, कोई बात नहीं, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, नमक के आपने क्रिस्टल बनाए। मतलब यार ऐसा समझो आप कि मान लो नमक है, नमक को आप पानी में घोल दो, ठीक है,
नमक को क्या करो आप, पानी में घोल दो, और पानी में घोलने के बाद आप वापस पानी को गर्म करो, तो थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, वाष्प तो उड़ जाएगी, नीचे नमक के डले बच जाएंगे। तो देखो पहले आपने पानी में घोला और वापस से आपने पानी को उड़ा के नमक प्राप्त कर लिया। तो कुल मिला के नमक का क्रिस्टलीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का गलना, कोई बात नहीं भाई, बर्फ गल गई है, वापस उसको क्या कर दो आप, वापस डाल दो उसमें फ्रिज में, पानी को वापस जम जाएगी। चलो, और दूध का स्कंदन, दूध अगर फट गया है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, या तो पनीर बना लो या बाहर फेंक दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें से सिर्फ दूध का स्कंदन जो है ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, बाकी सारी भौतिक प्रक्रियाएं थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? छोटी, सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, इसे स्टेपीज कहा जाता है, और हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जांघ की हड्डी है, जांघ है ना, फीमर कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। ठीक है, देखिए टाइलिन लार ग्रंथिया, सही बात है, पेप्सिन अमाइलेज ये सब आंत से निकलता है, माल्टेज बड़ी आंत से निकलता है, ट्रिप्सिनोजेन नहीं ये पित्ताशय से नहीं निकलता है, टेक्निकली एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिनोजेन और पित्ताशय आपस में संबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है, तो पहला है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं स्मरण क्षमता का नियंत्रण, अनुमस्तिष्क मुद्रा समन्वय संतुलन, मेंड्यूला ऑब्लिंगेंटा श्वसन पाचन निग्रहण हृदय गति का नियंत्रण। अच्छा, इसने आगे का लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग रहता है? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल सही था। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? देखो माजुली द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? असम राज्य में मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, 2016 में इसे जिला घोषित किया गया है। केरल के तट को क्या कहते हैं? देखिए केरल की तरफ वाला जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट हम कहते हैं गोवा और महाराष्ट्र के तट को, जबकि कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु के तट को। समझ रहे? कोनारा तट तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अपन को सबसे ज्यादा मिलेंगे पश्चिमी घाट क्षेत्र में, क्योंकि देखो क्या होता है, ये सदाबहार वन आपको वहां मिलेंगे जहां पे वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। ये वाला हमारा एक क्षेत्र वैसा है जहां वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारमुख नद बनाती है? ज्वारमुख नद के लिए हमारे पास एक शब्द और है, एस्चुरी। एक शब्द और क्या है? एस्चुरी। देखो नदियां जब समुद्र में गिरने जाती हैं, अगर नदी का पानी डायरेक्टली समुद्र में जाके गिर जाए और एक खड्डा बन जाए, क्या बन जाए? गहरा खड्डा बन जाए, तो इसको अपन एस्चुरी बोलते हैं। और हमारे पास ताप्ती, इसके अलावा नर्मदा, ये ऐसी नदियां हैं जो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है या ज्वारमुख नद बनाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए पहली बात तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है? तो देखिए भारत में सिंचित क्षेत्र मतलब जितना क्षेत्र में बुआई होती है उसमें सर्वाधिक बुआई किसकी हो रही है? हमारे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी बुआई हो रही है? चावल की बुआई हो रही है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में हट्टी सोने की खदान स्थित है? देखिए हट्टी सोने की खदान जो है ये आपको मिलेगी कर्नाटक राज्य में। हट्टी सोने की खदान, वैसे कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड भी है
और हट्टी सोने की खदान भी आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटक राज्य में मिलेगी। निम्नलिखित में से वो राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजातीय समूह नहीं है, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का आदिवासी एरिया नहीं है? तो आप देखिए, अगर आप बात करें तो हमारे पास हरियाणा एक ऐसा जिला है। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी जनजाति समूह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन भी अच्छे हैं इसके। आप इसमें अगर डी ऑप्शन देखें, सिक्किम। देखो, सिक्किम वैसे तो अब सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया है, उससे पहले सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम था क्षेत्रफल की दृष्टि से, परंतु आज भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के ये सारे ही उद्देश्य है: वन्य भूमि, वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, बिल्कुल सही है, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, बिल्कुल सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है? उसके 3 लेयर बना दी जाती है। सबसे बीच वाला जो भाग है वो जानवरों वगैरह के लिए सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाहर वाला जो भाग है उसमें अनुसंधान गतिविधियां हो सकती है। सबसे बाहरी भाग जो है उसमें मानव की बस्तियां, बसावट, कृषि काम, ये सब हो सकते हैं। तो टेक्निकली क्या है कि ये सारे ही काम हैं जो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर करे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है उसे सरस्वती नदी को माना गया है। माता के तुल्य, देवी के तुल्य मानी गई है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? देखिए, ये जो मालवा का पठार है ना, वर्तमान में मालवा, इसे अवंतिका कहते थे और अवंतिका की जो राजधानी थी वो उज्जैनी या वर्तमान का उज्जैन शहर थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। देखिए, सिक्कों को सबसे पहले जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 ईस्वी में मगध में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये मगध का पहला चक्रवर्ती सम्राट था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। औरंगजेब पर नादिर शाह का किया गया आक्रमण। ओके, फिर है औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। देखो, इसमें से पहला ऑप्शन तो कोई मतलब ही नहीं है। नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु ही हो जाती है 1707 में। दोनों का टाइम ही मैच नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत ही है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, औरंगजेब को दक्षिण भारत में, दक्कन में बड़ा इंटरेस्ट था और दक्कन के अंदर आप देखें तो वैसे तो बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा ये बहमनी साम्राज्य थे। उसके अलावा आप देखें तो एक तरफ मराठे भी खड़े हो चुके थे। तो बेसिकली दक्षिण में अब औरंगजेब की बहुत ही एनर्जी खराब हुई, तो ये भी कहा जाता है कि दक्षिण का नासूर औरंगजेब को लेड हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, औरंगजेब ने क्या है, धार्मिक कट्टरता को अपनाया। बेसिकली औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक कानून लागू किए, इस वजह से दूसरे धर्म के जो लोग थे वो इससे बहुत नाराज हुए। सर्वाधिक आप देखें तो धार्मिक विद्रोह भी औरंगजेब के काल में ही हुए हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ये दोनों स्टेटमेंट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथ क्या था? देखिए, शिवाजी जो है अपने पड़ोसी राज्यों से, इनसे पड़ोसी राज्य जिनके ऊपर वो आक्रमण करते थे, तो फिर उनसे कहते थे कि भाई आप हमें एक प्रकार का कर दीजिए, मतलब ये भूमि जो है शासन आप ही लोग करेंगे, कोई मना नहीं है, पर क्योंकि हम आप पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अगर करते तो आपकी ये भूमि हमारी हो जाती, इसलिए क्या है आप हमें कर दीजिए, जिसे चौथ वसूली कहा जाता था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था, उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते साउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया है, उसका नाम क्या है? देखिए, फ्रांसीसी यात्री था टेवर्नियर। टेवर्नियर जब भारत आया उस समय शाहजहां का काल था और शाहजहां ने जो है तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन बनवाया था,
इस मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? देखिए सर, टॉमस मुनरो जो है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, एक तो रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरी महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, सीधे जनता से कर वसूला जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या है, गांवों के अंदर एक एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, उसकी जिम्मेवारी होती थी गांव से टैक्स इकट्ठा करना। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सर टॉमस मुनरो जो लेके आए थे, और सबसे पहले दक्षिण भारत में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट थे, है ना। मैडम ब्लावत्स्की, HP ब्लावत्स्की इनका पूरा नाम था। एक कर्नल अलकाट जो है, इन्होंने ही किसकी स्थापना करी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। निम्नलिखित किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से? देखिए, आजादी के बाद भी ये नाम बहुत लंबे समय तक गूंजता रहा। इंदिरा गांधी जब शासन कर रही थी, प्रधानमंत्री थी, उस समय जयप्रकाश नारायण या जेपी मूवमेंट के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसी को दबाने के लिए या इसी से डरकर भी आप कह सकते हैं, इंदिरा गांधी जी ने उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। जयप्रकाश नारायण जो है एक बड़े समाजवादी थे, समाजवाद में इनका विश्वास था। इन्होंने ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए, जब महात्मा गांधी ने अपना एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया, 1893 में वो वहां चले गए थे, उसके बाद 1915 में वापस लौटे, तो अफ्रीका में रहकर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार या एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानी। देखिए, इसमें से अगर आप देखें तो अलवर का बाघ नहीं है यार, बाघ सवाई माधोपुर का है ना, अलवर का नहीं है। तो ये पहला वाले गलत हो गया। भीलवाड़ा मोर सही है, भरतपुर सारस सही है, जालोर भालू सही है। देखिए, अगला हमारा 42वां सवाल है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए, लेटेस्ट वन रिपोर्ट जो है हमारे पास, कौन सी? राजस्थान वन रिपोर्ट 2021, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021। उसके अनुसार अभी राज्य के क्षेत्रफल के 16,655 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन क्षेत्र का विस्तार है। तो बी ऑप्शन 16,655 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, सूची 1 और सूची 2। मुकुंदरा पहाड़ियां राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या अपना अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है? टॉडगढ़, वन विहार और बंद बरेठा। बंद बैराठ नहीं है, ये बंद बरेठा है ना, बंद बरेठा। देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है हमको मिलेंगी जो है ये कोटा के अंदर, मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा में है। टॉडगढ़ की पहाड़ियां हमें अजमेर में मिलेंगी, टॉडगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, टॉडगढ़ अभ्यारण्य हमें अजमेर में मिलेगा। वन विहार अभ्यारण्य में धौलपुर में मिलेगा और बंद बरेठा में भरतपुर में मिलेगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राजस्थान के स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है? देखिए, माही परियोजना जो है, माही परियोजना जो है राजस्थान के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। मतलब माही घाटी परियोजना से जितनी भी जल विद्युत उत्पन्न होती है वो 100% राजस्थान को मिलती है। हालांकि माही परियोजना है तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, पर विद्युत पूरी राजस्थान को मिलती है। इनमें से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसमें से। डॉक्टर कर्णी बीकानेर और जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। पोखरण जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर, नहीं, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है नागौर और जोधपुर नहीं है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है नागौर और बीकानेर को लाभान्वित करती है। इसका मतलब जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, खनिज है और राजस्थान में इसका खनन क्षेत्र पूछा गया है। पायराइट, टंगस्टन, तांबा और लाइमस्टोन की बात हो रही है। तो इसमें देखिए आप, पायराइट सलादीपुरा सीकर फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। टंगस्टन डेगाना नागौर, ठीक है।
तांबा खेतड़ी सिंगाना लिखा हुआ ही है, 4 नंबर ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर बिलाड़ा में भी निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 2 4 3 1 2 4 3 ये रहा बी ऑप्शन। 1 2 4 3 हमको कहाँ मिलेगा? बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अपन को छाटना है इसमें से असंगत युग्म। लो अयस्क मोरिजा बनेला, ठीक लग रहा है ये तो। नेक्स्ट है टंगस्टन डेगाना, डेगाना भाकरी से टंगस्टन निकलता है, ये भी सही है, ठीक है। मैंगनीज लिलवानी बांसवाड़ा से निकलता है। जिप्सम ऋषभदेव नहीं है, ऋषभदेव से जिप्सम नहीं है, एस्बेस्टॉस वगैरह है। जिप्सम के हमारी जो खदानें हैं, ठीक है, ये तो हमारे बाड़मेर के अंदर है, कवास के अंदर है, उत्तरलाई के अंदर है, बीकानेर के अंदर जामसर के अंदर है ना। ऋषभदेव तो उदयपुर में, यहाँ पे नहीं है ऋषभदेव में। चलो, कौन सा सुमेलित है? मांडो की पाल, फेल्सपार, सही सुमेलित है। तलवाड़ा, सीसा एवं जस्ता, खैरवाड़ा, एस्बेस्टॉस, ऋषभदेव, अब्रक। वैसे आप देखो, वैसे एक ही सही लग रहा है मुझे, खैरवाड़ा, है ना। यहाँ पे जरूर एस्बेस्टॉस निकाला जाता है, बाकी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। सीसा जस्ता की खदान तो यहाँ नहीं है तलवाड़ा में, मैंगनीज की खदान है। मांडो की पाल में फेल्सपार नहीं है, मांडो की पाल में फ्लोराइट है। फेल्सपार अजमेर, फ्लोराइट मांडो की पाल। और ऋषभदेव में भी अब्रक तो नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, है ना। यानी कि सिर्फ ये एक ही मैच कर रहा है, बाकी मैच कर रही है। ये ध्यान रखना, मांडो की पाल में फ्लोराइट होगा, फेल्सपार नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। देखिए, राज्य का पहला स्पाइस या मसाला पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया, मथाना जोधपुर में, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, रिको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? देखिए, राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था रिको है। रिको ने बोरानाडा एक्चुअली जोधपुर में है, बोरानाडा जोधपुर में है भैया, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर, यहाँ पर जो है रिको ने क्या किया है, 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सीमेंट, मोडक, उर्वरक, गडेपान, ग्लास, लीलवानी। नहीं, लील वाली में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ग्लास वर्क्स तो आपको धौलपुर में मिलेंगे, लील वाली नरडिया, नगेड़िया, ये तो बांसवाड़ा में ग्लास वर्क है नहीं। सही है, सी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। बाकी मोडक सीमेंट का कारखाना है, उर्वरक गडेपन कोटा, सही है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क, बाप तहसील है, उसमें गांव पड़ता है भड़ला, वहां पर स्थित है। अगला देखिए, हमारे पास 53वां सवाल है, आपको मिलान करना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी, 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र हमारा जोधपुर में स्थित है। जनगणना के सर्वाधिक आबादी जयपुर जिले में रहती है। सर्वाधिक साक्षरता अभी किस जिले की है? कोटा की है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का है। तो आप देखें 3 2 1 4, 3 2 1 4 हमको मिल रहा है सी ऑप्शन में, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान को कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर है? देखो आप, इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर हमारी कोटा में है और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर हमारी कहां पर है? जालोर में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जिले में अधिकतम जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है ये, जनजाति जनसंख्या पूछ रहा है ये, तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है?
उदयपुर जिले में निवास करती है। ठीक है, और अनुसूचित जिला भी होना चाहिए। हाँ, राज्य के अनुसूचित जिले जो हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के जिले जो हैं उसमें भी है। तो ये सारे ही अनुसूचित जिले हैं वैसे तो, पर इन सारे अनुसूचित जिलों में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो निवास करती है उदयपुर में निवास करती है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सुमिलित नहीं है? बम, भरतपुर, ढोल, जालोर, गीदड़, शेखावाटी, गैर, मेवात। नहीं, गैर मेवात में नहीं होगा। गैर तो अपने यहाँ मारवाड़ के इस तरफ ही खेली जाती है ना। तो गैर मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया अपना आंसर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो कच्ची घोड़ी है। यार घूमर भी तो है। नहीं, चलो ये कच्ची घोड़ी नृत्य जो है, कच्ची घोड़ी आंसर होना चाहिए इसका। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर जो है कोई भी महिलाएं भाग नहीं लेती, महिलाओं के पात्र भी जो है वो पुरुष ही अदा करते हैं। ठीक है, तो 57 में का बी आंसर बिल्कुल सही है। मोरचंग एक प्रकार का है। मोरचंग तो वाद्य है एक प्रकार का, है ना, तो इसने मोरचंद ले दिया है, कोई बात नहीं। देखो 58 का मोरचंग जो है, मोरचंग, चंग लिखना चाहिए था इसको, आई थिंक ऑप्शन में सही लिखा होगा। मोरचंग एक प्रकार का देखो वाद्य यंत्र है ना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में चार बैत कला, चार बैत और ये नाट्य कलाएं हैं बेसिकली राजस्थान की। तो आप देखिए चार बैत कला जो है इसके प्रवर्तक थे अब्दुल करीम खान। ठीक है, चार बैत कला के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल करीम, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो सामेला कहते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला। बाकी वो कपड़े वगैरह लेके आते हैं, पैरावनी हो जाती है, वो वर और वधु पक्ष के लोग आपस में मिलते हैं, लिफाफे एक्सचेंज होते हैं, मिलनी हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट देखो, झिम्मी क्या है? झिम्मी, देखो झिम्मी शब्द जो है इसका अर्थ है कि फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को झिम्मी कहा जाता है। शादी होती है तो एक अलग से ओढ़नी दुल्हन को ओढ़ाई जाती है, जो सामान्यतः दुल्हन के मामा या ननियाल वाले लेके आते हैं, उसको झिम्मी कहा जाता है। बिल्कुल सही है इसका आंसर। बिनोटा, देखो बिनोटा तो है ये दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको बिनोटा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। पोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। देखिए पोलरी नामक आभूषण जो है वो पैर की अंगुली में पहना जाता है। पोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में पहना जाता है। झला, जमेला, पीपल पन्ना, अगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? देखो ये पीपल पन्ना, अगोटिया, जमेला, ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? ये सभी कान में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 65, बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से या किस जनजाति से संबंधित उपजातियां हैं? देखिए बीजा और माला जो है ये सांसी जनजाति जो है इसकी उपजातियां कही जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, खोइतू वस्त्र का संबंध किससे है? खोइतू, देखिए खोइतू वस्त्र जो है ये भील जनजाति से संबंधित है। खोइतू पहनते हैं कौन? भील पहनते हैं, वह धोती होती है, खोइतू है। सोठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो कौन सी बोली है आपके? तो मारवाड़ी है। मारवाड़ी में सोठे, छंद, मांड गायकी का प्रकार है, पता होगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, ये कुछ बोलियां हैं और इनके जिले हैं जगरोती, ढाटी, नागरचोल और धावड़ी। तो आप देखें इसमें सही आंसर जगरोती तो करौली की साइड में बोली जाती है, ढाटी उदयपुर की है, ये नागरचोल है। नागरचोल जो है टोंक की है ना, नागरचोल टोंक लिखा हुआ है ना, ठीक है। और धावड़ी क्या बच गया?
ठीक है, 4-1-2-3 बी ऑप्शन सही हो जाता अपना। नागरचोल से याद आगे, नागरचोल से पूरा पकड़ में आगे, नागरचोल ये टॉक में बोली जाती है। चलिए 4-1-2-3 बिल्कुल सही आंसर था इसका। सुमेलित करना है, रचनाकार लिखा हुआ है, साहित्य लिखा हुआ है। देखिए दलपत विजय, नरपति नाला, जोधराज और नल सिंह, और इनकी कुछ रचनाएं लिखी हुई आगे। तो दलपत विजय ने लिखा है खुमान रासो, नरपति नाला ने लिखा है बिसल देव रासो, जोधराज ने लिखा है हमीर रासो, और नल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो। 2-4-1-3 बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा का पहला माना जाने वाला नाटक लिखा था शिवचंद्र भरतिया ने। शेखावाटी के निवासी थे शिवचंद्र भरतिया, जिन्हें राजस्थान का पहला नाटक लिखने का गौरव प्राप्त है। शिवचंद्र भरतिया, ध्यान रखिए, कई बार पूछा हुआ है नाम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेल करना है, फिर से कोई है ये वो अपना गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक, सूरज प्रकाश, ये साहित्यिक कृति का नाम है। और अपने को क्या पूछा गया है, इसके लेखक पूछे गए हैं, तो देखते हैं। गुण भाषा ये तो हेम कवि का है, गुण रूपक केशव दास, राज रूपक वीर भान, सूरज प्रकाश अभय सिंह, बिल्कुल सही है। 4-1-2-3 4-1-2-3 अगेन बी ऑप्शन हमारा जो है इसका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, पोथीखाना। पोथीखाना तो आपको सही करना चाहिए था, क्योंकि पोथीखाना जयपुर में स्थित है। पोथीखाना कहाँ स्थित है? जयपुर में। चित्र बनाए जाते थे यहाँ पे, पोथीखाना। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तलिखित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। बहुत बड़ा संग्रहण है, आप कभी देख के आएंगे, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसको मतलब इन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैं खुद देख के आया था। डिजिटलाइज कर दिया है पूरा, मतलब सारा के सारा जितना पुराना रिकॉर्ड था ना, उसको स्कैन कर करके इन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जो है, ये सारे काम करता है, बहुत अच्छा जगह है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। मारवाड़ आंदोलन, पंडित नहीं, ये तो बूंदी, कोटा बूंदी हाड़ौती से संबंधित है। पंडित नैनूराम शर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है भाई। मारवाड़ के अंदर जो आंदोलन चलाए गए, उसमें या तो जयनारायण व्यास का आप नाम लिख सकते थे, पंडित नैनूराम तो यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी सही है। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक, बेंगू में रामनारायण चौधरी, बीकानेर में कुंभाराम आर्य, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और बताइए कि इनका सही कालक्रम क्या है। ठीक है, देखो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड सबसे पहले हुआ है 1913 में, तो चौथा पहले आना चाहिए, वो एक ही जगह आ रहा है इसमें, है ना। तो 4-2-2 कौन सा है? नीमूचड़ा सही है 1925 में, ठीक है। फिर 3 चंडावल सही है 1945 में, डाबरा 46, ठीक है भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4-2-3-1। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? देखिए ये हुआ था, अभी मैंने बताया आपको, 1913 में। मानगढ़ की पहाड़ी पर भील जनजाति के लोग इकट्ठे हुए थे, ओपन फायर कर दिया गया था, काफी मौत हुई यहाँ पर। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? देखिए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये मानगढ़ हत्याकांड को ही कहा जाता है, बताया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करी। सही बात है, दोनों बात सही है। देखिए वैसे तो 1931 और 34 के अंदर पहले जयपुर और जोधपुर प्रजामंडल स्थापित हुए। 1938 के अंदर तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरी रियासत के अंदर जो है प्रजामंडलों की स्थापना होने लग गई थी। 1938 के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसके अंदर बकायदा देशी रियासत परिषद जो है उसके अधिवेशन शुरू हुए, और देशी रियासतों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनको बकायदा रिकॉग्नाइज किया गया, प्रजामंडलों को स्वायत्ता दी गई, मतलब रिकॉग्नाइजेशन दिया गया।
तो दोनों ही बातें ये यहाँ पर सही हैं। 1936 में वैद मगाराम, चलो मगाराम लिखा है, मगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? एक्चुअली इनको बीकानेर रियासत से निकाल दिया गया था, तो इन्होंने कलकत्ता में रहकर, कहां पर रहकर? कलकत्ता में रहकर इन्होंने क्या की थी? इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? देखिए, डाकन प्रथा को जो अवैध किया सबसे पहले उदयपुर रियासत ने। डाकन प्रथा आप समझ रहे हैं ना, कई बार महिलाओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा के कि भाई उनमें भूत प्रेत है, उनको हत्या ही कर दी जाती थी, डाकन प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए आप, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? अंग्रेजों के साथ सबसे पहली जो संधि करने वाली जो रियासत है करौली थी यार, करौली। सबसे पहली रियासत कौन सी थी? करौली, बिल्कुल सही। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके हाथों हुआ था? तृतीय चरण है ना, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मतलब राजस्थान का एकीकरण तो रट के ही जाया करो। निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, ये कह रहा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, मत्स्य संघ, सही बात है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, राजस्थान संघ, ठीक है। फिर ये कह रहे राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ। एक गड़बड़ हो गया बीच में भाई। संयुक्त राजस्थान जो है उसके अंदर, संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ा गया था फिर भाई? ये संयुक्त राजस्थान है ना, राजस्थान संघ और उदयपुर। फिर संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, तीन रियासतें जोड़ के संयुक्त वृहत या वृहत्तर राजस्थान बनाया गया था। उसके बाद मत्स्य संघ को लास्ट में जोड़ा था। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई यहाँ पे, डी ऑप्शन गलत है भाई। यहाँ पे एकीकरण के संबंध में डी वाला ऑप्शन अपना सही नहीं है। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? देखिए, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट देखिए, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? देखिए, कहां से प्रकाशित होता था? प्रताप नामक समाचार पत्र जो है वो कानपुर से प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है के संपादक हुआ करते थे। अभी 15 क्वेश्चन मैथ्स के बाकी हैं, वो भी आप देख के जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से आप क्वेश्चंस करते रहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अपन करते हैं ना तो आगे याद रहता है, कभी ना कभी क्वेश्चन वापस आया तो इसी की तर्ज पर अपन ये टेस्ट लेते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। चलिए, मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। 85 तक आपने अदर जीके के क्वेश्चंस देखे। चलिए, क्या कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन? 12,01,080 को अंकों में लिखिए। तो 12 लाख हमें पता है, लाख में कितने जीरो होंगे? 5। तो ये हो गया 12 और ये 1 2 3 4 और 5 जीरो। फिर क्या कह रहा है 1000? तो 1000 में हमें पता है कितने जीरो होते हैं? 3। तो ये लीजिए 1 2 3, ये 1000 हो गया। फिर कह रहा है 80, तो इकाई दाही, दाही वाला अंक है, तो ये हो गया 80। अब इसको लिखना है तो ये लीजिए, लिख लेते हैं 0 8 0 1 0 2 और 1, 1 2 0 1 0 8 0, 1 2 0 1 0 8 0। मतलब मैं कह सकता हूं सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87? देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 आपको कह रहा है यदि 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 है तथा 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा? चलिए, तो हमें एक ये रिलेशन दे रखा है और हमें एक ये रिलेशन दे रखा है। तो x का मान पूछा है तो निकाल लेते हैं। तो जो दे रखा है पहले वाला वो क्या है? 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3।
3 पर कोई भी घात नहीं है, तो जब कुछ भी घात नहीं है तो कितनी घात है? 1। तो हमें पता है घातांक के नियम कहते हैं दोनों तरफ आधार समान हो तो घातें भी आपस में क्या होती है? एक समान। तो मैं कह सकता हूं यहां से x प्लस वाई जो घात है वो बराबर होगी किस घात के? 1 के। तो एक समीकरण आ गई हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना? 1। ठीक है, इधर क्या दे रखा है? 81 की घात x माइनस वाई बराबर कितना? 3। 3 पर घात कुछ भी नहीं है तो कितनी है? 1। ठीक है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। और 81 को और हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 की घात कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 का 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। तो मैं इसको 3 के आधार में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या? 3 की घात 4। और ये 4x माइनस ये y यूं का यूं चल रहा है। ठीक है, तो पहली तो ये रिलेशन था, दूसरा रिलेशन ये है। तो पहले रिलेशन से तो ये समीकरण आ गई जो हमने यहाँ लिख दी, दूसरे रिलेशन से जो समीकरण आ रही है वो यहाँ लिख लेंगे। तो यहां से मैं देख सकता हूं आधार समान है तो घातें बराबर होगी। इसकी घात है 4x माइनस वाई और उसकी घात है 1। तो मैं कह सकता हूं 4x माइनस 4y बराबर कितना? 1। दो समीकरण हमारे पास आ चुकी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। बिल्कुल निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए यहां से 4 कॉमन ले लूं इसमें से तो क्या हो गया? x माइनस वाई, और जो 4 कॉमन लिया है बाहर लिया है वो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। x प्लस वाई बराबर 1 है और x माइनस वाई बराबर 1/4 है। x निकालना है, मतलब पहले वाला पद निकालना है, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो x और x कितना? 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, 1 और 1/4 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 का 1 से 4, 4 और 1 5। ठीक है, 2 कहां चला जाएगा? नीचे। तो आंसर आ जाएगा 5/8। और 5/8 में देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन है जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 87। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद 88 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88? देखिए, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। संख्या हम मान लेते हैं क्या है? n है। ठीक है, एक लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा, तो n का 50 से गुणा कितना होता है? 50n। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? गलती से 30 से गुणा कर दिया। मतलब ये काम सही था लेकिन गलत काम किया, और वो क्या? 30 से गुणा मतलब 30n कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। तो इसका मतलब सही उत्तर और गलत उत्तर का अंतर अगर मैं देखूं तो वो कितना हो गया? 400। ठीक है यहां तक? तो आपको पूछ रहा है वो संख्या कौन सी है जिससे हमें गुणा करना था, मतलब n का मान हमें बताना है। 50n में से 30n जाएगा, 20n बचेगा, बराबर में कितना है? 400। 0 से 0, 2 से ये जाएगा तो वो संख्या आ जाएगी क्या आपके पास? 20। तो वो संख्या ही पूछी है जो कि आ गई 20। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आप चेक भी कर सकते हो, जब 20 का 50 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, और 20 का जब आप 30 से गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा। 1000 और 600 का अंतर 400 होना चाहिए जो कि है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89? देखिए, आपको दे रखा है यहां पर 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1 है। तो x का मान क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। चलिए, हमें पता है कि जब गुणा में हो, जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में है, तो जब गुणा में हो और आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो घातों को जोड़कर लिख लेते हैं। 3/5, इसकी घात हो जाएगी 3 और -6 को जोड़ लूंगा तो -3 आ जाएगा। बराबर में जो है वो तो यूं का यूं ही पड़ा है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं? 3/5 की घात कितनी है? -3। और ये 3/5 की घात कितनी है? 2x माइनस 1। अब मैं कह सकता हूं कि दोनों तरफ आधार बराबर है। ठीक है, तो घातें भी आपस में क्या होगी? बराबर। तो इधर की घात कितनी है? -3, और उधर की घात कितनी है? 2x माइनस 1। वैल्यू किसकी चाहिए आपको? x की। तो -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा?
-3 और ये -1 प्लस होगा तो -3 + 1 -2 आ जाएगा। तो -2 बराबर 2x है। x की वैल्यू चाहिए, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। x की वैल्यू पूछ रहा है जो कि आ रही है हमारे पास कितनी, -1, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90? 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, ऐसे ही करते करते 999 सही 6/7 तक का हमें योगफल बताना है। बता सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये है 999 सही 1/7, मतलब मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को अगर हम लिखें तो कैसे लिखते हैं, 999 प्लस क्या लिखूंगा, 1/7। ठीक है, जैसे कि ये 2 और ये कितना है, आधा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2.5, 2.5 बोलते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो 2 + आधा ही लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं 2 × 1/2, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, जबकि ये तो 2.5 है। तो मिश्र भिन्न को भिन्न में अगर लिखें, मतलब खोलकर अगर लिखें तो प्लस लगाकर ऐसे लिखा जाता है। तो वही चीज हमने यहां पर कर ली। ठीक है, अब देखिए इसको भी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 999 प्लस कितना, 2/7, ऐसे ही आगे वाले सब लिखूंगा। 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7, 999 प्लस 6/7। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब सिर्फ इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ना है तो जोड़ने में तो आप आगे पीछे कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो पहले मैं केवल संख्याओं को जोड़ लूं। संख्या मतलब 999, 999, 999, 999, उनको जोड़ लेता हूं। तो 999 कुल कितनी बार है, 6 बार। तो 999 को 6 बार लिख कर जोड़ू, इससे अच्छा मैं 999 का 6 से गुणा ही करवा लेता हूं। अब ये जो 1/7, 2/3, 4, 5, 6/7 है, इनको जोड़ लेता हूं। तो इनको जोड़ूंगा तो सबका एलसीएम कितना है, 7। तो ये 7 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए, और बटा में कितना है, 7। अब 999 का 6 से गुणा करवाना है, तो 1000 का 6 से 6000 होता है। 1000 में 1 कम है तो 6000 में 6 कम कर लूंगा, तो ये 5994 आ जाएगा। ये आ जाएगा इनकी टोटल 6 4 10, 3 2 5 और 5 10, 20 और 1 21, और ये नीचे 7, और ये कितना 3, और ये कितना आ जाएगा 5997। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 के बारे में। 91 क्या बोल रहा है, P/Q के रूप में इस संख्या को आपको लिखना है। P/Q का मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में लिखना है। तो अभी ये जो संख्या दिख रही है, ये संख्या अनंत बार तक ऐसे ही चलती रहेगी। इन संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। आवर्ती अशांत दशमलव संख्याओं को एक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, और वो चिन्ह होता है ये, और इसे हम कहते हैं बार का चिन्ह। और ये किस पर लगता है, ये उस पर लगता है जो दशमलव के बाद में बार बार आता है, जिसका रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूं उस चिन्ह में तो क्या लिखूंगा, 0.12 पर बार। ठीक है, अब इस बार वाली संख्या को भिन्न में बदल लेंगे, मतलब P/Q के रूप में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, भिन्न में बदलने का पहला नियम है कि दशमलव और बार दोनों एक साथ हटा दिए, तो 0 12 मतलब केवल 12 बचा। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगाइए। तो दशमलव के बाद में 2 अंकों पर बार है तो नीचे 9 कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 से गया 4 बार, 3 से गया 33 बार, तो आएगा 4/33, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब भिन्न में ही बदलना था, इससे ज्यादा अब भिन्न कट नहीं सकती, तो जितनी कटनी थी उतनी कट गई और 4/33 हमारा आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। 92 क्या कह रहा है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ये चलते चलते यहां प्लस का साइन है, 10 का क्यूब, इसकी आपको टोटल बतानी है। बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे देखिएगा। ये हो गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n
प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। और वो क्या होता है, जैसे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब हो तो इसकी टोटल अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, वो निकलती है n प्लस 1 बटा में 2 और उसका क्या स्क्वायर। ठीक है, n होता है पदों की संख्या, जैसे कि हमारे वाले सवाल में पद कितने हैं 10, तो n का मान 10 रख लेते हैं। 10 प्लस 1 11 बटा 2 और इसका होल स्क्वायर। ये गया कितनी बार, 5 बार, तो 55 का स्क्वायर कर लेंगे। और 55 का स्क्वायर आपको पता है कैसे कर सकते हैं, 5 है पीछे तो 5 का तो 25 हो जाएगा, आगे 5 है तो 5 के बाद क्या आता है 6, 5 और 6 का गुणा 30, 3025 हो जाएगा। 3025 मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 92। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उनका लघुत्तम समावर्तक है 180, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है हमारे पास 3 और 4 का, तो संख्याएं क्या हो गई, 3x हो गई और 4x हो गई। x क्या है, जो अधिकतम उभयनिष्ठ था और कटने के बाद में अनुपात आया था 3 और 4, तो x क्या था, अधिकतम उभयनिष्ठ, और जो अधिकतम उभयनिष्ठ होता है वो उनका क्या कहलाता है, मसप। x यहां पर क्या हो गया, इनका मसप, मतलब HCF। ठीक है, अधिकतम उभयनिष्ठ कटा तभी तो अनुपात आया, अनुपात हटाया तो हमने अधिकतम उभयनिष्ठ x लगा दिया, तो वो संख्याएं आ गई 3x और 4x। अब जैसा कि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन ही संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। तो मसप कितना है x और लसप दे रखा आपको कितना 180, तो ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल उन ही संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के बराबर। x से x कैंसिल हो गया, 4 का 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और ये x और बराबर में कितना है 180। 12 से 180 इसको भी काट लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, एक बार, कितना रह जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब मसपा आ चुका है, मतलब अनुपात हटने पर जो x लिया था वो आ चुका है। तो क्या आप संख्याएं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। पहली संख्या 3x मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 15 45, दूसरी संख्या पूछी है तो वो 4x, तो 4 इंटू एक्स, x मतलब 15, तो 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना 60, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 60, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। क्या कर रहा है 94, देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए हैं 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा पूरा सवाल किस पर निर्भर कर रहा है, कुल मतदाताओं पर। तो मान लेते हैं कुल मतदाता जो है वो प्रतिशत के लिए सवाल है तो प्रतिशत में मानते हैं, तो 100% मान लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये 100% कुल मतदाता हो गए, उसमें से एक उम्मीदवार को 84% मत मिले, तो ये लीजिए 84% ले जा रहा है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा कितना ले जा रहा है, दूसरा ले जा रहा है 16%। ठीक है, अब जैसा कि ये कह रहा है कि 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों में हार जीत का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का है, इन दोनों में हार जीत का अंतर हो जाएगा आपका 70 और 2 कम कर लोगे 68% का, तो 68% से वो जीत रहा है। और मतों में कितने से जीत रहा है, 476 से, तो मैं कह सकता हूं 68% जो है 476 मतों के बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या हमें 68% की वैल्यू पूछी है क्या, नहीं, हमें तो वो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत हमने कितने माने 100%, तो 68% का मान ये है, तो 1% का मान कितना होगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 476 अपॉन कितना 68।
लेकिन हमें 1% नहीं, हमें तो कुल निकालना है, जो कि 100% हमने माना है, तो 100% का मान हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 6 छंग 36, 42, 7 बार देखें या 48, तो 7 बार में 42 ठीक है, और 7 8 56, 8 बार में करें तो ज्यादा होगा, ठीक है। 7 बार के लिए देखें तो ये कितनी बार जा रहा है? 7 बार, 56 हो जाएगा, 56, और ये फिर 7 से करेंगे 42 और 5 47, ठीक है। 7 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये तो 1% की वैल्यू आई। हमें तो कुल मतदाता बताने हैं, तो कुल मतदाता कितने? 100%। तो 1% अगर 7 है तो 100% कितना होगा? 700 होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। 95 क्या बोल रहा है? 1% का आधा क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है 1%, ये लगा दिया प्रतिशत, इसका आधा पूछ रहा है। तो अगर 10 का आधा पूछे तो 10 में 2 का भाग देते हैं, तब निकलता है आधा। 11 का आधा पूछे तो 11 में 2 का भाग देते हैं, तब निकलता है आधा। तो किसी भी संख्या का आधा निकालना है तो बट्टा में क्या करना पड़ता है? आपको 2 करना पड़ता है, ठीक है। तो बट्टा में 2 करते हैं इसमें। चलिए, ये कर दिया बट्टा में 2। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमें पता है 100 लगेगा, तो 2 है तो 2 के साथ 100 लग जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 1/200 पॉइंट में देखना है तो पॉइंट में भी देख लेते हैं। 1/2 हमें पता है 0.5 होता है, लेकिन नीचे डबल जीरो है, तो इसका मतलब ये 1/2 तो 0.5 हो गया, और ये 100 लगा हुआ है, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और लग जाएगा। तो अब नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद में 3 अंक होंगे, लेकिन अंक तो एक अकेला ही है और वो है 5। 2 अंक मन से लगाने हैं तो लगा लेते हैं 0। ये हो गया 0.005, जो कि हम कह सकते हैं कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्या कह रहा है 96? देखिए, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? 21,000 में बेचता है तब तो 5% का क्या होता है? उसको लाभ होता है। तो इसका मतलब 5% का लाभ तो हमें पता है, जितने का लाभ होता है 100 में जोड़कर लिखते हैं, जितने की हानि होती है 100 में से घटाकर लिखते हैं। अभी आपको लाभ कह रहा है 5% का, 100 में जोड़ते 100 में घटाते क्यों है? क्योंकि लाभ हानि वाले चैप्टर में क्रय मूल्य को हम हमेशा कितना मानते हैं? आधार मानते हैं, और आधार मानते कितना है? 100। मानने को तो आप 100 के अलावा और सकते हो, लेकिन 100 का प्रतिशत निकालना आसान रहता है, वही संख्या निकल कर आती है, इसीलिए हम कितना मानते हैं? 100। तो क्रय मूल्य को मैंने माना 100%, 5% का लाभ है, तो क्रय मूल्य पर 5 का लाभ है, तो 100 में 5 जुड़ेगा तो 105% पर वह वस्तु बिकेगी। तो 105% पर बिकेगी। प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो, और रुपए में बात करूं तो कितने में बिकेगी? 21,000 रुपए में बिकेगी। तो मैं कह सकता हूं 105% किसके बराबर है? 21,000 रुपए के बराबर है। ठीक है यहां तक। अब आपको कह रहा है 15% लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा? तो 105% का मतलब 21,000, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 21,000 बटा 105। लेकिन हमें 1% का मतलब नहीं बताना है, हमें 15% लाभ कमाने के लिए बेचना है। तो 15% का लाभ मतलब 100 में 15 जोड़ दूंगा, तो 115% का मतलब आपको रुपए में कितना होगा वो बताना, और वही हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो कैंसिल हो रहा है, 5 से कर लेते हैं। 5 से गया 2 और 5 से गया 1, 5 से गया 2, फिर 15 तो गया 3। ठीक है, 21 से तो ये चला गया कितनी बार? 1000 बार। 21 से 1000 बार चला गया तो 1000 और 23 का गुणा 23,000 आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्या कह रहा है 97? देखिए, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मैं x मानूं तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 4x। तो मैं x ना मानकर क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही मान लेता हूं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य है क्रय मूल्य, तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, ये जो है ये बराबर है किसके? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के।
तो किसी एक वस्तु का विक्रय मूल्य y मानूं तो 3 वस्तुओं का कितना होगा, 3y होगा। तो y ना मानकर विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य ही मान लेते हैं। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 3 वस्तुओं का कितना होगा, 3 विक्रय मूल्य, और ये आपस में प्रश्न के अनुसार क्या है, बराबर है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेता हूं। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ये अनुपात आता हुआ दिखाई दे रहा है 3 बटा में कितना, 4। अब 3 और 4 तो अनुपात आया है, वैल्यू नहीं आई है। वैल्यू 3x और 4x मैं कह सकता हूं, लेकिन 3x और 4x है। अभी मैं प्रतिशत लाभ निकालने जाऊंगा तो मैं देखूंगा जो x में लेकर चलूंगा वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूले में, तो x लेने की जरूरत नहीं है। आप क्रय मूल्य को 3 और विक्रय मूल्य को 4 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 में कोई चीज लाकर 4 में दी तो फायदा तो हुआ ही है। कितने का हुआ, 1 का। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 1 इकाई का। तो जितने का लाभ ऊपर लिखेंगे और नीचे आता है हमेशा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर देखी जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 3 इकाई, तो 3 इकाई नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में क्या करेंगे, 100। 1/3 का प्रतिशत मान अगर मैं देखूं तो 33 से 1/3 प्रतिशत होता है। तो कितने का लाभ होगा, 33 से 1/3 प्रतिशत का। मतलब कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। क्या कह रहा है 98, देखिए 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा। मतलब 3 के पहले जो 9 मल्टीपल्स है उनका आपको औसत बताना है। तो औसत तो हमें पता है क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो देखिएगा 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का मतलब 3 के फर्स्ट जो 9 मल्टीपल्स है उनका एवरेज बताना है। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3, दूसरा 6, 9, 12, ठीक है 15, ऐसे करते करते 3 का नम्मा गुणज क्या होगा, 27। मतलब 3 का पहाड़ा लिखना है 9 बार, यही है। तो ये हमारी एक तरह से जो संख्या है वो सारी की सारी आ चुकी है। अब देखिए इसका औसत निकालने का 2 तरीका। एक तरीका तो इन सभी को जोड़ लूं, जैसे कि बीच वाली लिखी नहीं है, चाहो तो वो भी लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 3 संग 18, फिर 21, फिर 18, 24 और 3 नम 27। इन सबको जोड़ लेते हैं हम, ठीक है, और फिर भाग दे देते हैं किससे, 9 से, क्योंकि कुल संख्याएं कितनी है, 9। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन संख्याओं में एक आपको वैरायटी दिख रही है, और वो वैरायटी ये है कि ये संख्याएं कौन सी है, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं मतलब जिनके बीच का अंतर जो है वो हर जगह क्या रहता है, एक समान रहता है, उन्हें हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं का औसत आप बिना पेन चलाए डायरेक्टली बता सकते हैं, और वो होता है उन क्रमागत संख्याओं की मध्य संख्या। और वो मध्य संख्या निकालना भी आसान है। वो मध्य संख्या निकलती है कैसे, प्रथम संख्या जो कि है 3 प्लस अंतिम संख्या जो कि है 27 बट्टा में कितना, 2। तो 3 और 27 कितना, 30, और 30 बटा 2 करूंगा तो कितना आएगा, 15। और यही इनका क्या होगा, औसत, जो कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आप देख लीजिए मध्य में 15 ही आ रहा है, इधर 4 हो गए, इधर ये 4 हो गए, तो बीच में 15 है, और वही हमारा इनका औसत है। और यही अगर मैं इन सबको जोड़कर राशियों का योग करके जितने ये राशियां हैं जो कि 9 है, 9 से भाग देता तो भी 15 ही आता। लेकिन क्रमागत संख्याओं के लिए बिना ये वाला फॉर्मूला लगाए हम आंसर निकाल सकते हैं, और वो होता है उनकी मध्य संख्या। और मध्य संख्या निकालने का भी फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्या कह रहा है 99, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, सी और डी का रेशियो दे रखा है, आपको ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो पहले तो ए और बी का जो रेशियो दे रखा है जो कि भिन्नों का अनुपात है, इस भिन्नों के अनुपात को संख्याओं के अनुपात में हम बदल लेते हैं। तो ए और बी कितना, 1/2 अनुपात ये 3 और 8 है। तो कैसे कर लेंगे, ए बी का अनुपात ले लेते हैं पहले तो ढंग से। कितना आ जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, 2 × 3 कितना, 6। तो ये आ जाएगा 4 और 3। फिर बीसी का भी ढंग से ले लेते हैं अनुपात। क्या लिखा हुआ है, ये रहा, 9 इधर चला जाएगा और
3 उधर चला जाएगा तो 15, तो 3 से गया 3 और 3 से गया 5। CD का भी ले लेते हैं, 4 का इधर गुणा हो जाएगा 20 और 6 का उधर गुणा हो जाएगा 18, ये आ गया 10 और ये आ गया 9। तो हमारे पास AB, BC और CD का अनुपात आ चुका है 4:3, 3:5 और 10:9। अब ABCD का अनुपात आपको पूछा है तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या, आप पूरा ABCD निकालिए, ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पहले आप करेंगे AB, BC और CD। अब इनकी वैल्यू रखेंगे आप, AB की वैल्यू कितनी है 4, 3, फिर कितनी है 3, 5 और फिर कितनी है 10, 9। अब जो खाली जगह पड़ी है उसको आप पास वाली वैल्यू से फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखेंगे 3, फिर वापस लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे आप 5, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पास में है 10 और यहाँ पास में है 10। अब आप इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा करेंगे तब ABCD का अनुपात आएगा। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सीधा तरीका क्या है, कुछ भी नहीं, जो आपका AB का अनुपात है कितना है 4:3, तो ऑप्शन में मैच करिए कहां पर AB का अनुपात 4:3 आ रहा है, सिर्फ AB का, ठीक है। तो AB का अनुपात 4:3 यहां आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 4:3 आ रहा है क्या, आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ 4:3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो 3:4 आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कटेंगे कैसे, कटते तो उस समय जब चारों के चारों कट रहे हो, लेकिन हम ऑप्शन वाला मेथड लगा रहे हैं तो अभी केवल AB पर फोकस कर रहे हैं, तो केवल AB की वैल्यू पर फोकस करेंगे, बाकी वैल्यूज को साथ में नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 6 और 4 है, तो क्या ये आपका आ रहा है क्या 4:3, ये भी नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि है सेकंड ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। CD के लिए, BC के लिए देखूं तो कितना है 3:5, तो BC के लिए 3:5 देखूं तो BC के लिए 3:5, तो 6 और 10 है, तो ये 3 और 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और CD के लिए 10:9, तो CD के लिए 10:9 मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, मेथड दूसरा लॉन्ग मेथड भी मैंने आपको बता दिया और ये शॉर्ट मेथड है जो कि ऑप्शन से हम कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसकी क्या कह रहा है देखिएगा। A तथा B किसी काम को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद A काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को अकेला B जो है आगे कितने दिनों में पूरा करेगा। A कितने दिन में करता है 12 दिन में, B कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 15, 30, 45 और ये 60। 60/12 मतलब 5, 60/15 मतलब 4। तो A की क्षमता कितनी आ गई 5, B की क्षमता वर्क एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, ठीक है। ये क्या है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, तो दोनों ने 4 दिनों तक साथ में काम किया, तो ये एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों जने मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। कितने दिन, 4 दिन बाद। तो एक दिन में 9 करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 36 काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। कुल काम कितना है 60 है, 60 में से कितना हो गया 36, बाकी कितना रह गया 60 माइनस 36, ठीक है, जो कि कितना हो गया 24। चॉइस कार्य बाकी रह गया। अब ये चॉइस कार्य करेगा कौन, जो काम पर लगा हुआ है। काम पर कौन लगा हुआ है, A तो चला गया, बचा हुआ कौन है B, तो B काम करेगा। तो B की क्षमता कितनी है 4 है, तो चॉइस काम करना है, B को करना है, तो चॉइस काम में B की क्षमता 4 का हम भाग दे देते हैं, जो कि कितनी बार जा रही है 6 बार। तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे B को बचा हुआ काम जो है उसे करने में, ठीक है। तो बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगेंगे 6 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा C। और यही पूछता पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 4 दिन तो ये और 6 दिन वो, तो 10 दिन में हुआ, ठीक है। लेकिन सवाल तो ये है कि B को कितना समय लगेगा आगे का काम करने में, शेष काम को करने में, तो वो दिन लगेंगे 6 दिन। चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।